परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप यूजीसी नेट, यूसेट या विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली सेट परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए सत्र को अंत तक जानने, परखने और समझने की कोशिश कीजिए। इस सत्र में हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अंक को। ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में सक्षम बनाएगा। तो शुरू करते हैं सत्र को। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 था, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद स्थापित जोन का निर्माण करता है। अर्थात द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विकास यानी डेवलपमेंट। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। इसी प्रश्नों को हम यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया था द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 17 पूछा गया था द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। यानी स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस या इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। इससे ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। हिंदी में भी समझ लेते हैं। पूछा गया था इसमें किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है। इसका सही उत्तर है बोध में संज्ञानात्मक भार अर्थात कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया था कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए, तो इसे समझ लेते हैं। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तदनुभूतिक। तदनुभूतिक इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एम्पैथेटिक, या हिंदी में दूसरा शब्द इसके लिए हो सकता है सहानुभूतिपूर्ण। तो कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी एम्पैथेटिक होना चाहिए। इंग्लिश में भी इसे देख लेते हैं, वैसे आप इसे समझ चुके होंगे। तो ये है क्वेश्चन, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी एम्पैथेटिक अर्थात सहानुभूतिपूर्ण, या जैसे यहाँ पर लिखा है तदनुभूतिपूर्ण। तो जैसे यहाँ पर तदनुभूतिपूर्ण लिखा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस प्रकार के शब्दों को आपको अंग्रेजी में भी देखना है। तो अंग्रेजी में एम्पैथेटिक लिखा है, तो एम्पैथेटिक सभी ने सुना होता है लगभग, लेकिन तदनुभूतिक थोड़ा सा टफ है। इसकी जगह सहानुभूतिपूर्ण अगर लिखा होता तो लगभग सभी से समझ जाते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किसी से शुरू करता है। यानी ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज या हर प्रेजेंटेशन विद ए। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किसी से शुरू करता है। जटिल प्रश्न से नहीं करेगा, नानुमिति नहीं होगा, पुनरावृत्ति पदबंध नहीं होगा, बल्कि सुगम पूर्वाभ्यास इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इंग्लिश में इसे कहेंगे आइस ब्रेकर। तो ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद द आइस ब्रेकर। इंग्लिश में भी हम इसे देख लेते हैं ऊपर,
ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19 था, ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद द आइस ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय, यानी कक्षा में मैसेज रिसेप्शन को कैसे इनहेंस्ड किया जा सकता है, मैसेज प्राप्त करने को कैसे संभव बनाया जा सकता है। इस्टाब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट, ये तो नहीं होगा, हम स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, गलत है ये। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, ये भी गलत है, सूचनाओं का भार बढ़ाकर हम रिसेप्शन यानी मैसेज रिसेप्शन को इन्हेंस नहीं कर सकते। यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, इससे भी नहीं कर सकते, यानी जब आप ऊंची आवाज़ में ऊंचे डेसिबल में ऑडियो टूल्स का यूज करोगे, जैसे डीजे से या लाउड स्पीकर से बड़ी आवाज़ में, इससे भी हम मैसेज रिसेप्शन को इन्हेंस्ड यानी बढ़ा नहीं सकते। इसका सही उत्तर होगा इस्टाब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी व्यू पॉइंट को इस्टाब्लिश करके हम उसको बना सकते हैं, दृष्टिकोण स्थापित करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण करने की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर होगा दृष्टिकोण स्थापित करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें सीरीज है यानी श्रृंखला है, 1, 6, 15, 28, 45 में अगली संख्या होगी। ये मैथ्स का है, रीजनिंग का है, सीरीज है, एक श्रृंखला है। आपको कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, वेन आरे, कैलेंडर, इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी एक बड़ा टेबल आएगा, उसमें कोई डेटा आएगा, उससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त एक बड़ा पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा लगभग 20 से 22 लाइन का, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसकी तैयारी के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया, आप उसे दे सकते हैं। तो एक सीरीज है 1, 6, 15, 28, 45 में अगली संख्या होगी। काफ़ी आसान है, 4-4 का गैप है, 1 और 6 के बीच 4 का गैप, 6 से 15 के बीच 4 का गैप, 15 से 28 के बीच यानी गैप बनाया गया है 4-4 का। तो अगली संख्या को आगे बढ़ाया गया है। तो 1 और 6 के बीच 4, 6 और 15 के बीच 8, 15 और 28 के बीच 12, 28 और 45 के बीच 16 और 16 और 66 के बीच 20 का गैप होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा 66। तो 4, 8, 12, 16 और 20 ये गैप दिया गया है, तो 66 होगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के जो सीरीज होंगे उनकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन का आप इंजॉय करते रहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं, क्या करते हैं, ए हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, ए नैरेटिव, एन आर्गूमेंट या ए कंजेक्चर अर्थात एक अटकल। तो यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था, ये तो एक सामान्य सत्य है। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं एक तर्क यानी एन आर्गूमेंट। तो यह एक ऐतिहासिक व्याख्या भी नहीं होगी, एक आख्यान यानी नैरेटिव भी नहीं होगा, और एक कंजेक्चर यानी अटकल भी नहीं होगा, बल्कि ये एक तर्क होगा, आर्गूमेंट होगा। इस प्रकार का ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, कथन है और कूट है, आपको ढूंढने हैं उनके उत्तर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए। पूछा गया था इसमें, नीचे 4 कथन दिए गए हैं ABCD, उनमें से 2 आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। उस कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। तो 4 कथन हैं, उनमें से 2 आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य नहीं हो सकते।
तो उस कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। अब कथन पढ़ लेते हैं। ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं, या प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। अब ये पूछ रहा कि उनमें से दो आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं। दोनों सत्य हो सकते हैं, या एक सत्य एक असत्य हो सकता है, परंतु वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। एक सत्य हो सकता है, एक असत्य हो सकता है, या दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य नहीं हो सकते, यानी दोनों गलत नहीं हो सकते। इसका सही उत्तर कूट में है ऑप्शन नंबर 4, यानी बी और सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। तो ये तो हम इसे सत्य मान सकते हैं। सी है ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। तो इन दोनों को हम आपस में सत्य मान सकते हैं। तो ये बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको बारीक से इनको पढ़ना है, ये टफ नहीं होते हैं, समझना है कथन को और कोरिलेट करना है आपस में, फिर आप इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन था, ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ। एक डिडक्टिव आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाता है जब। अब इसका मैं उत्तर बताऊंगा डायरेक्ट। आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, जवाब पढ़िए और उसके उत्तर देने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है, इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन्स इज फॉल्स। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये है क्वेश्चन, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, यानी ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ। एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हों, इसके सभी आधार वाक्य सही हों परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, तो वह क्या हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सही हों तो ये तो अप्रामाणिक नहीं होगा, प्रमाणिक होगा। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हों तब भी ये प्रमाणिक होगा। इसके सभी आधार वाक्य गलत हों परंतु इसका निष्कर्ष सही हो तब ये प्रमाणिक ही होगा। लेकिन इसके सभी आधार वाक्य सही हों परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो तब ये अप्रामाणिक हो जाएगा, यानी निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक हो जाएगा। तो इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन्स इज फॉल्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस प्रकार के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, देख लीजिए। नीचे दो आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं। तो ये आधार वाक्य हैं और ये ए और बी दिए गए हैं, ठीक है, समझ लीजिए। इन दोनों आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 निकाले गए हैं। ये 4 निष्कर्ष हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस कूट का चयन करें जो प्रमाणिक रूप से निकाले गए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाता है, आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए। तो आधार वाक्य ये हैं, इनको अकेले या संयुक्त रूप से लेते हुए उस कूट का चयन करें जो प्रमाणिक रूप से निकाले गए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाता है। तो अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। नीचे कूट दिया जाएगा इस प्रकार से, कूट 1, 2, 3, 4 विकल्प होंगे, इसे देख लीजिए। ये आधार वाक्य है, ऐसे आप इसे समझ लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। आधार वाक्य क्या है, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, ठीक है, ये आधार वाक्य। सभी चमगादड़ क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं, यानी ऑल बैट्स आर मैमल्स। दूसरा है कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता, नो बर्ड्स आर बैट्स। निष्कर्ष है कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। तो इसे आपको समझने की कोशिश करनी है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। ये इस कूट में से इसका सही उत्तर होगा। कैसे, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, ठीक है, मानते हैं सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता। ये दोनों क्या हैं, आधार वाक्य हैं। अब 3 इसका सही उत्तर क्यों आ रहा है, कोई चमगादड़
पक्षी नहीं होता है, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखा था, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता। तो इसकी पुष्टि कर रहा, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं। तो ये दोनों आधार वाक्यों की पुष्टि कर रहा है ये तीसरे नंबर का निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी उसने ऐसे ही बताया था, आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए उस कूट का चयन करें जो प्रामाणिक रूप से निकाले गए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाता है। तो पहले आपने इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय क्या करना है, आधार वाक्यों को समझ लेना है, इन दोनों को समझ लेना है, और इनकी जो अच्छी तरीके से पुष्टि कर रहा होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसे समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इसे देख लीजिए। यहाँ क्या पूछा गया है समझ लीजिए। जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है। देख लीजिए, जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता। ठीक है, यानी जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है, व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज इट। तो सरल है, सादृश्य मूलक होगा। यदि आप इसे हिंदी में कहेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सादृश्य मूलक अर्थात एनालॉजिकल। समझ गए, एनालॉजिकल इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सादृश्य मूलक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे आप समझ लीजिए एनालॉजिकल ये तर्क हो जाएगा, तो इससे आप देख लीजिए। अब आगे और हम क्वेश्चन को हल करेंगे, आप आराम से एंजॉय कीजिए वीडियो का। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है ये हमें ढूंढना है। ऑप्शन है भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, ओजोन में कमी या जलवायु परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन हमने करना है, यानी अक्यूरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय। तो प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है, ए, बी और डी। ए, भूमि उपयोग में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जल निकास और निर्माण का प्रभाव भी पड़ता है, और डी है जलवायु परिवर्तन, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। ये आप समझ लीजिए, ऊपर इंग्लिश में भी हम बता देंगे आपको। यहाँ पे ये है क्वेश्चन, अक्यूरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय लैंड यूज चेंज, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज। तो ए, बी एंड डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी इनमें से कौन सा प्रदूषक प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक रूप से क्या नहीं करता है, प्रदूषण नहीं करता है। समझ गए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को हिंदी में भी हम नीचे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। तो कौन सी प्रदूषक गैस है जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती। इनमें से उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसे समझ लीजिए। पूछा गया था निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है इनमें से। तो ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के सबसे अनुकूल है, इसे आप समझ लीजिए। अर्थात अमोंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोजन। ठीक है, पहला है एथेनॉल, दूसरा है बायोगैस, तीसरा है सीएनजी, चौथा है हाइड्रोजन। तो ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के सबसे अनुकूल है, उत्तर होगा हाइड्रोजन। तो इसे भी आप समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 46, ये तो काफ़ी सरल है, यदि आप समझ पाएंगे तो आप आसानी से इसे कर भी लेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। उच्च शिक्षा के लक्ष्य कौन से हैं इनमें से भारत के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। बात किसकी हो रही है, उच्च शिक्षा की। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। काफ़ी सरल है। अभिगम यानी एक्सेस, ये तो है, एक्सेस यानी पहुंच। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य अभिगम है, एक्सेस है। एक्सेस मतलब अधिकांश बच्चे कॉलेज में पढ़ें, मैक्सिमम बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो ये तो एक उच्च शिक्षा का लक्ष्य है। दूसरा है इक्विटी, तो इक्विटी भी है यानी समता हो। तीसरा है गुण एवं प्रकर्ष अर्थात क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, क्वालिटी और एक्सीलेंस हो शिक्षा में। प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस हो एजुकेशन। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा भी हो। अंतिम में अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अर्थात कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये नहीं है, ये उच्च शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। ये किस शिक्षा का लक्ष्य है, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा केवल 8 तक है, प्राइमरी एजुकेशन में है। ये आपने देखा होगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके तहत संविधान का अनुच्छेद 21 को उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो RTE होती है जिसके तहत बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है। तो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में किया गया है, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का एक राइट दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और कक्षा 8 तक के लिए है, उम्र होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष। ठीक है, अब इसमें प्री प्राइमरी भी जोड़ दिया है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी तक इसे दिया गया है। और जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में, वहाँ भी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वहाँ लिखा गया है प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बाल्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो एक तो मौलिक कर्तव्य में उल्लेख किया गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। और उसी के साथ ही जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 क में, वो तो मौलिक अधिकार है बच्चे का, तो ये उच्च शिक्षा में नहीं है। तो A, B, C, D और E होगा इसका उत्तर। कूट से यदि हम मैच करेंगे तो A, B, C, D और E यानी ऊपर के ये 5 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। मुझे लगता है समझ गए होंगे अच्छे से। ऊपर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलीवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो यदि हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में नहीं आता हिंदी में देखिए। जैसे अभिगम, साम्या, इस प्रकार के कुछ कठिन शब्द हैं तो हिंदी को आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें था राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा यानी NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ। ये 2017 UGC नेट का पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ। इसका उत्तर है मिरांडा हाउस दिल्ली। इसको उस समय हुआ था
तो इसे आप भी इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा सा और आप सरल कर पाओगे इसको। यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शॉर्ट में कहते हैं NIRF। कई बार NIRF का ही पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिए, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो उस समय मिरांडा हाउस दिल्ली था। और यदि वर्तमान की बात करें 2023 में, तो 2023 में पहले रैंक पर है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और इसका स्कोर है 86.69%, 86.69%। तो IIT मद्रास जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु, वो इसमें इस बार पहली रैंक पे 2023 में। यदि इस बार क्वेश्चन आता तो आप IIT मद्रास को ध्यान में रखिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसने राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा, थोड़ा सा कठिन है तो उसे आप इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। आखिरी के 3 क्वेश्चन और हम हल करेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज़ रिसीव्ड ए विजिटर अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फेब 2017। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि नई दिल्ली में, अर्थात JNU। 48 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर देख लीजिए आप, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष यानी विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? काफ़ी सरल है। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता भी राष्ट्रपति है और हटाता भी राष्ट्रपति है, तो इसके लिए संसद के स्वीकृत प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 49 था हु अमोंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन? उत्तर होगा गवर्नर ऑफ स्टेट। इसके लिए पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन यानी संसद के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था Which of the following comes within the ambit of the term corruption? यानी करप्शन की परिधि में इनमें से कौन कौन से आते हैं? सेलेक्ट ए करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन बिल्कुल सही है। जब आप ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करेंगे तो करप्शन कहलाएगा। डिवाइशन फ्रॉम रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स, जब आप रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स को नहीं मानेंगे तो ये भी भ्रष्टाचार है। नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, जब एक्शन लेने की आवश्यकता होगी लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये भी करप्शन है। हार्म टू पब्लिक गुड, ये भी करप्शन है। तो ये चारों हैं ABCD, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है। नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, ये भी भ्रष्टाचार है। जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई ना करना, ये भी भ्रष्टाचार है। लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये भी भ्रष्टाचार है। इस प्रकार A, B, C and D इसके उत्तर हो जाएंगे। तो आज के इस सत्र में हमने हल किए हैं 19 क्वेश्चन जो कि UGC नेट के प्रश्न पत्र से संबंधित थे। इनसे आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में काफ़ी सहायता मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। इस प्रश्न पत्र से संबंधित हमने 2 सेट पहले ही हल कर चुके हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया, आप उन्हें वॉच कर लीजिए। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं ताकि अगली वीडियो हम डबल एनर्जी के साथ क्रिएट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।